इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बना देता है। तो ये 3 से 4 5 स्टेटमेंट है, हम उस पर एक बार क्वेश्चन भी देख लेंगे, पूरा कत्यूरी भी समझ लेंगे, और फिर आपके जो प्री में क्वेश्चन पूछता है वो भी कुछ ऐसे टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कत्यूरी डायनेस्टी। अब कत्यूरी असल में कौन थे, ये किसी को भी एकदम से पता नहीं है कि भाई क्या है, इनके ओरिजिन क्या है, और जो टाइम पीरियड है इनका उसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है कि क्या है। इसी वजह से अलग अलग मत हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपका उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है अपना। अब इस उत्तराखंड में पहले बोलते हैं, मतलब एक विचार ये आता है कि जो कत्यूरी हैं वो कार्तिकेयपुर में राज करते हैं। ठीक, ये कार्तिकेयपुर है। कार्तिकेयपुर क्या है प्रेजेंट डे? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कार्तिकेयपुर कहाँ है भाई, ये है कहाँ, जगह कहाँ है, तो आप लोग बोलोगे या फिर हिस्टोरियन बोलते हैं कि जो आज का जोशीमठ है, ये अब तो नाम चेंज है, ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ हो गया ना अभी नाम, ज्योतिर्मठ। जो जोशीमठ है, ज्योतिर्मठ है, ये वहां पे रूल करते थे। राजधानी इनकी कार्तिकेयपुर थी और कार्तिकेयपुर को ही जोशीमठ बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, एक बात तो ये है। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी निकल के, वो आएगी कि भाई चलिए ठीक है, यहाँ पे राज कर रहे हैं, फिर कत्यूरी इधर ये बैजनाथ जो बागेश्वर वाला रीजन है, वहां पे इनका क्या मतलब है? कत्यूरी फिर आप पढ़ोगे बैजनाथ वाले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियन क्या बोलते हैं कि देखिए, जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, प्राइमरली जो पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है कि वो यहाँ पर रूल करते थे। अलग अलग राजा हैं उसमें, स्टार्टिंग वसंत देव से होती है, फिर बाद में भूदेव, इच्छदेव और बहुत सारे, ललित सूर्यदेव, ये सारे राजा हैं उसमें, बहुत सारे राजा 14 के आसपास हैं। तो वो उनके तो चलिए सबके नाम में देव 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 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि चलिए सब कत्यूरी ही रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब बैजनाथ में आते हैं तो नाम चेंज हो जाते हैं। तो असल में अभी भी हिस्टोरियन को इसमें एक कंक्लूजन पे कोई नहीं आया है कि ये वाले जो कत्यूरी थे, क्या ये लोग वही थे या फिर ये अलग थे, ये सेपरेट थे। तो एक तो यहीं पे डाइवर्जन है। ठीक, फिर दूसरी दिक्कत है टाइम पीरियड को लेके। इनका टाइम पीरियड और इनके टाइम पीरियड, उसमें भी डिफरेंसेस है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें पता चलता है अदर इंस्क्रिप्शन से, जो शिलालेख, ताम्रपत्र, ये सब है। इनकी क्या है, ये कहानियां हैं, सब कहानी। ठीक है, तो कहानी, अब कहानी और इंस्क्रिप्शन आप दोनों में कैसे रिलेट करोगे? लेकिन जो कत्यूरी घाटी है, कत्यूरी वैली है, वो यहाँ पड़ती है और उसी से नाम निकलता है कत्यूरी। तो हम बोलेंगे भाई ये कत्यूरी है, ये कत्यूरी है। किसी को कुछ नहीं पता है। बिलीव मी, एक लाइन में आपसे बताऊं कत्यूरी कौन थे, तो जो पूछने वाला है उसे भी नहीं पता है। सिंपल सा इसको दिमाग में रखो। अब अपने दिमाग में हमें बनाना है कि भाई कौन थे। हमें खुद ही समझने की कोशिश करनी है कि जो भी फैक्ट है उस फैक्ट पे हमारा क्या एक एनालिसिस रहेगा। ये कौन थे, क्या ये और ये सेम थे, सेम नहीं थे तो हम इसको क्यों एक साथ मान के पढ़ते हैं, और कौन कौन से राजा थे। इतना पढ़ लिया है, आराम से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना लोगे। फिर हम मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एकदम बिगिनिंग से। तो असल में एक चीज जो मैं आपसे बताऊं, तो इनको कत्यूरी बोलना ही नहीं चाहिए, इनको तो कार्तिकेयपुर बोलना चाहिए। कार्तिकेयपुर, क्योंकि देखिए ये उत्तराखंड है, ये वाला जो रीजन है ये इनकी कैपिटल थी। इस कैपिटल का क्या नाम है? कार्तिकेयपुर। असली नाम तो इनका कार्तिकेयपुर होना चाहिए, लेकिन जैसे भी हमें पढ़ने को मिलता है उसी हिसाब से इसको डिकोड करेंगे। तो चलिए इसके पहले हम स्टार्ट करें
आप इसके पहले जो वीडियो आई थी उसका और इसमें कंटिन्यूएशन देखेंगे, उसके बाद में हम चंद और परमार में पहुंचेंगे। सबसे पहले आप समझिए क्या है। मैंने आपसे बताया था कि देखिए ये इंडिया है, इस इंडिया पे यहाँ पे नक्शा है अपने उत्तराखंड का, ठीक। पूरे भारत पे, इंडिया में लगभग राज कौन कर रहा था? हर्ष डायनेस्टी, वर्मन डायनेस्टी थी, वर्धन डायनेस्टी, ठीक। इसी वर्धन डायनेस्टी का एक राजा था, क्या नाम था? यशोवर्मन, यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने क्या काम किया था कि देखिए यहाँ पे अलग अलग राजा रूल कर रहे थे, बहुत सारे थे अलग अलग। उसी में से एक राजा था ये कत्यूरी में, कार्तिकेयपुर में। कार्तिकेयपुर के राजा का क्या नाम था? वसंत देव। इसका नाम था वसंत देव। ऐसे लिखेंगे वसंत या ऐसे? वसंत देव, ठीक। अब यशोवर्मन ने जब अटैक किया इस पे, तो पूरे उत्तराखंड को उसने लगभग जीत लिया। जीतने के बाद उसने बोला कि भाई एक काम करो, जो प्रशासन चल रहा था हर्ष के टाइम पे, हर्ष ने क्या काम किया था कि इनको हराया और हरा के बोला कि ठीक है तुम जहाँ रूल कर रहे हो रूल करते रहो, बस मुझे टैक्स आपको देना है, ठीक है। आपको आके मेरे खाते में, कन्नौज में मैं बैठता हूँ, उस टाइम बैंक चलती नहीं होगी, तो आके आपको पैसे जमा करने हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही सिस्टम यशोवर्मन भी चालू रखता है। यशोवर्मन जब इनको हराता है तो हराने के बाद बोलता है, बोले ठीक है जो सिस्टम चल रहा था हर्ष वाला वैसा ही चलेगा, आपको पैसे लाके मुझे कन्नौज में देने हैं, पर एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि देखो उस टाइम पे यूपीआई, आरटीजीएस ये सब तो था नहीं। अगर वो होता तो ये सारे लोग पैसे आरटीजीएस कर देते, इसको यूपीआई कर देते, पर वैसी व्यवस्था उस टाइम पे तो थी नहीं। तो ये सारे राजा को यहाँ पे एक एक करके आना पड़ता था, भीड़ भी लगाते थे, और भीड़ के साथ साथ राजा का टाइम भी तो जाएगा ना, राजा से आप बात करोगे तो यशोवर्मन ने एक छोटा सा चेंज किया। क्या काम किया कि भाई लोग तुम जितने भी हो, है ना, तुम सब इस वसंत देव को पैसे दो, जो भी टैक्स बनता है तुम्हारा वो वसंत देव को दो। वसंत देव मेरा एक चेला है, ये आके मुझे दे देगा, तो आपको भी आना नहीं पड़ेगा। तो इनको लगा कि यार बात तो सही है, हमें जाना नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़, एक व्यक्ति आएगा वसंत देव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक से मिलने में बैठने में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब होता क्या है, इसी टाइम पीरियड में ऊपर से एक राजा आता है, क्या नाम था? जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे ललित आदित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीठ, ललित आदित्य मुक्तापीठ। इन्होंने पूरे कश्मीर के तो ये राजा थे ही, इन्होंने सोचा कि भाई अपने राज्य को और फैलाते हैं, नीचे ये आना स्टार्ट करते हैं। तो पहले राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश, उसको जीत लेंगे। जीतेंगे कैसे? भाई वहाँ पे मारपीट की, मारपीट देख के लोग सरेंडर कर ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा फोर्स है, ज़्यादा पैसा है। फिर और नीचे आते हैं, तो जो एडजॉइनिंग एरिया था उसको भी इन्होंने जीत लिया। अब यहाँ पर जो थे उन पे अटैक करना शुरू करेंगे, सब पे। अब इन पे जब राजाओं पे अटैक होगा तो ये क्या करेंगे कि भैया हम पैसे देते हैं किसे? वसंत देव को, और वसंत देव जाके वहाँ पे जमा करता है। तो ये सारे राजा वसंत देव से शिकायत करते हैं कि देखो ये आ रहा है, हमें मार रहा है, पैसे हम दे रहे हैं इसको, यशोवर्मन को, और पीट रहे हैं इससे, तो हम पैसे किस लिए दे रहे हैं? भाई प्रोटेक्शन भी तो चाहिए हमें। तो यशोवर्मन को बात पता चलती है कि भाई ऊपर से कोई राजा है जो हमारे लोगों को, या हमारे जितने भी चेले लोग हैं उन सबको मार रहा है। तो यशोवर्मन जाता है, बोले ठीक है हम इससे लड़ाई करते हैं, ठीक है हम राजा हैं। ये जाके इनसे लड़ाई करता है, और लड़ाई करते करते यशोवर्मन हार जाता है, यशोवर्मन हार गया है। तो अब आप सिचुएशन समझो क्या है कि भाई यशोवर्मन तो बचा नहीं, ठीक, ललित आदित्य जीत गया है। तो अब ललित क्या करेगा? ये बोलेगा कि भाई देखो वसंत देव,
तुम नीचे जो काम कर रहे थे, पैसे लेके जाते थे, बस आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या कि वो पैसा आपको मुझे देना है लाके, बाकी इन राजाओं को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलने दो। तो अब वसंत देव को भी कोई दिक्कत नहीं कि भाई नीचे यूपी आना पड़ रहा है, अब यूपी से अच्छा है कि ऊपर अपना पहाड़ चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। तो ये वसंत देव यहाँ पे चले जाता है पैसे लेके और पैसे देने लगता है। पैसे आते कहाँ से वसंत देव के पास? ये सारे राजा देते हैं। सब कुछ सही चल रहा है इन ऑर्डर में, लेकिन होगा क्या, कुछ टाइम बाद ये मर जाएगा। कौन? ललित आदित्य। अब ललित आदित्य की डेथ हो गई है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ललित आदित्य भी गए, ठीक। तो अब कंडीशन कैसी बनेगी? कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि ये देखिए उत्तराखंड है, ये राजा पैसे दे रहे हैं वसंत देव को, इन्हें नहीं पता है ना कि वो मर गया है। आज के टाइम जैसे सोशल मीडिया है, उसमें न्यूज़ वायरल हो जाती है, पोस्ट डाल देते हैं, वैसे तो था नहीं। तो ये अपना पैसा देते रहते हैं वसंत देव को। अब वसंत देव नीचे भी किसी को नहीं दे रहा है पैसे, ऊपर भी किसी को नहीं देगा, ठीक है। पैसा तो आ रहा है, अब पैसा आता रहेगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा वो। तो एक तरह से वसंत देव बहुत पैसे वाला, जिस पे पैसा उस पे सत्ता। आज के टाइम पे क्या होता है, आप लोग, हम क्या कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं तो मुझे तो ये पता है कि मैं एक प्रधान का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ, मुखिया का। इतना पैसा चलता है लोकल लेवल पे प्रधान में भी, और उसके बाद भी वोट मिले ना मिले। तो अगर सारे पैसे सब कुछ लगा भी दिया, कहीं से उधार लेके भी लगाया कि चलो इन्वेस्टमेंट है, 4-5 साल बाद हम मतलब जब तक प्रधान रहेंगे वो वसूल कर लेंगे, तो वैसी स्थिति भी नहीं है। तो वैसी स्थिति इसकी थी कि भाई पैसा तो बहुत आ गया, अब जिसके पास पैसा उसके पास इलेक्शन है, मतलब ये शक्तिशाली बना, राजा बन गया एक तरीके से, और खुद को डिक्लेयर कर देता है कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ। मेरे राजवंश का क्या नाम है? कत्यूरी है ना, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर, ठीक है, जो भी है उस टाइम पे जो भी नाम रखा होगा। इसमें भी डिबेट है कि कत्यूरी क्यों बोलते हैं, भाई कत्यूर वैली है इस वजह से, लेकिन राजधानी तो कार्तिकेयपुर थी, तो कार्तिकेयपुर होना चाहिए। तो डिबेट में नहीं जाएंगे, सिंपल ये राजा बन जाता है। तो अब आपको पता चला कि राजा बना कौन? वसंत देव। तो वसंत देव क्या करेंगे? वसंत देव इस्टेब्लिश करते हैं या फाउंडेशन रखते हैं किसकी? कत्यूरी की, ठीक। किस रीजन में? आज का जो जोशी मठ है, ज्योतिर्मठ है, ठीक, राजा है वहां के। अब उसके साथ साथ थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि उत्तराखंड में क्या है, इसके पहले भगवान शिव की पूजा होती थी, है ना। यहाँ पे केदारनाथ है, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, ठीक है। मीन्स बाय एंड लार्ज उत्तराखंड को अगर आप देखो तो भगवान शिव की ही पूजा वहाँ पे होती है। जागेश्वर के टेम्पल हैं, नीचे भी आप देखो, क्योंकि नेचुरली भी क्या है कि देखिए भगवान शिव एक तरह से प्रकृति के ही प्रतीक है, और प्रकृति उत्तराखंड के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, अंग है। तो उस वजह से भी यहाँ पे भगवान शिव की, या शैविज्म जिसको हम बोलते हैं, शैविज्म, वो प्रेजेंट था। लेकिन ये जो ललित आदित्य मुक्तापीठ जब आया था, तो ये अपने साथ साथ सत्ता को ही नहीं लेके आया। वहां से जब इसने हराया था वसंत देव को, या फिर यहाँ के राजाओं को हराया था और वसंत देव को अपना एक तरह से सामंत बनाया था, तो इसने बोल दिया था कि भाई वसंत देव एक काम करो, अब से तुम भगवान विष्णु की भी पूजा शुरू करो। विष्णु, क्योंकि ये वैष्णव था, वैष्णव, तो करनी पड़ी यहाँ पे पूजा। यहाँ पे नरसिंह देव का मंदिर बनवाया, ठीक है। बद्रीनाथ, तो यहाँ पे बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान बद्री विशाल की। बद्री विशाल किसका रूप है? भगवान विष्णु का। तो एक क्रेडिट दिया जाता है ललित आदित्य मुक्तापीठ को कि उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड नेचुरली क्या
बाय एंड लार्ज ओरिजिनली शैविज्म का फॉलोअर था। वहाँ पे इंट्रोडक्शन वैष्णविज्म का या विष्णु भगवान का कौन करता है? ललित आदित्य मुक्तापीठ। अब तब से भाई विष्णु भगवान के भी वहाँ पे अलग अलग मंदिर बनने लगे। बद्री, पंचबद्री आज हम पढ़ते हैं, तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो एक ही मानते हैं भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है जब किसी एक की भक्ति ज़्यादा हो जाती है ना। आप देखो अभी वृंदावन बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जाने लगे, ठीक है। इवन हम तो पहले जब जाते थे उतनी भीड़ नहीं थी, अब इतनी भयंकर भीड़ है वहाँ पे कि आप जैसे ही मंदिर में जाने से पहले भी अगर लाइन में खड़े हो जाओगे तो आपको बस राधे राधे करनी है, हाथ ऊपर करने, लोग धक्का दे के अंदर अपने आप पहुंचा देते हैं, अपने आप एग्जिट करा देते हैं वहाँ से। इतनी भयंकर भीड़ है। उसके साथ साथ बस हमने वृंदावन का ही नाम सुना था, अब क्या नाम दिखने लगा है हमें, तो वृंदावन का तो है ही। अब आप साथ में देखो जो अपने खाटू श्याम बाबा है, ठीक है, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे, बहुत भयंकर भीड़ में। आप वहाँ भी जाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन आज से 10 साल पहले आप सुनोगे तो उतना मीन्स वहाँ के भाई राजस्थान के, जयपुर के आसपास के लोग वो शायद जानते होंगे, जाते होंगे। इधर हमने क्या है, नाम तो सुना था लेकिन कभी ऐसे जाना नहीं होता था। अब क्या है कि आप वृंदावन जा रहे हो तो आपको वहाँ भी जाना है, तो अब पीक पे है भक्ति, ठीक है। तो भक्ति काल जो 7th सेंचुरी में था उसका मैनिफेस्टेशन अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब भक्ति थोड़ी सी बढ़ रही है। तो कौन बोल रहा था कि भाई कलयुग में भक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और है, पता है क्या, जो पास्ट जनरेशन होती है ना, उसे लगता है कि अगली जनरेशन भाई हमारा ज़माना था, हमारे बहुत बढ़िया थे, अब तो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। तो आप समझना, हर जनरेशन यही सोचती है कि भाई उसकी जनरेशन सही थी, उससे पहले सही था, अब जो जनरेशन आई है वो ख़राब कर देगी, इसने सब कबाड़ा कर दिया है। ये हर जनरेशन को लगता है। भाई हमारी जनरेशन, पेरेंट्स को देख लो, वो क्या बोलते थे, भाई आजकल के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। लेकिन हम हैं, हम जब बड़े होंगे, हमारे बाद जनरेशन आएगी या फिर अभी भी हम देखते हैं कि यार जो बच्चे 6, 7, 8 क्लास में हैं, कि यार हम तो 9th क्लास में इस चीज़ को जानते भी नहीं थे, है ना। और बच्चे फ़ोन वोन सब लेने, हमें तो मिला भी 12th के आसपास है फ़ोन। आज भाई 8th 9th 10th उसमें फ़ोन लेके जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ख़राब हो रहा है, डिटोरेशन है, लेकिन नहीं, अपने आप चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हर जनरेशन कुछ ना कुछ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें लेके चलती है। तो बसंत देव के बारे में हमने सुना, क्या स्थिति, अब बसंत देव बन गए हैं राजा, कत्यूरी वंश की होगी है स्थापना। तो कत्यूरी वंश के बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो कत्यूरी वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती कैसे है? क्या कोई वीडियो है, किसी किताब में लिखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अलग अलग हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और इंस्क्रिप्शन भी 3 प्रकार के मिलते हैं। एक है बालेश्वर ताम्र इंस्क्रिप्शन, कॉपर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। दूसरा है पांडुकेश्वर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांडुकेश्वर, सबसे ज़्यादा सोर्स हमें यहीं से मिलते हैं। और तीसरा है बागेश्वर रॉक इंस्क्रिप्शन। तो ये अलग अलग राजाओं की हमें जानकारी देते हैं, जैसे बालेश्वर देता है भूदेव की, ऐसे ही पांडुकेश्वर किसकी जानकारी देता है, वो ललित सूर्य देव की जानकारी देता है। बागेश्वर रॉक इंस्क्रिप्शन किसकी, त्रिभुवन देव की। तो अलग अलग राजाओं के नाम अलग अलग इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसी को हम पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि भाई ये एक ही जगह पे है, आसपास के रीजन में है, तो मान लेते हैं कि ये कत्यूरी के राजा रहे होंगे। अब जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, भाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक, ये सपोज कोई नाम है, इसी से तो हमें पता चला कि ये नाम है, ये इंस्क्रिप्शन है मान लीजिए। तो पहले हमें इसकी भाषा आनी चाहिए कि इसकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक। और दूसरी चीज़ कि भाई इसकी स्क्रिप्ट कैसी है, लिपि कैसी है, उसी से तो पता चलेगा ना। तो भाषा इनकी जब लोग पढ़ने गए तो ये डिकोड किया कि भाई संस्कृत ही है, संस्कृत, संस्कृत
तो चलिए एक बात तो पता चली, संस्कृत भाषा है। अब संस्कृत भाषा तो चलिए संस्कृत है, जैसे अस्थि हमने लिख दिया, अस्थि, ठीक है, लेकिन अब ये लिखा कैसे है? अस्थि तो चलिए संस्कृत हो गई, लेकिन ये लिखा कैसे? ए को ऐसे लिखा है, ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आ, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो ये लिखने के तरीके को बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कैसी है? कुटिला, कुटिला स्क्रिप्ट है। तो हमें उत्तराखंड में कत्यूरी के बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। उस इंस्क्रिप्शन में अलग अलग राजाओं के नाम हैं, नाम संस्कृत भाषा में है और लिपि कुटिला है। प्रीलिम में पूछ लेगा, है ना। किस किस के बारे में पता चलता है? इन सब के बारे में, भाई त्रिभुवन देव के बारे में, ललित, सूर्य, भूदेव, ये सब लिखा हुआ है। अब क्या इतना ही आसान है? ऐसे ही लिखा हुआ है? ऐसे नहीं है लिखा हुआ। किस तरीके से लिखा हुआ है, चलिए वो भी देखते हैं। तो हुआ क्या है, देखिए 3 इंस्क्रिप्शन है सपोज, या फिर आप समझो एक ही पेज है, एक पेज है। अब एक पेज पे ये पेज है पूरा इतना बड़ा, इसको आप सोच के चलना, यहीं से फिर डिकोड होंगी चीजें। ये इतना बड़ा पेज है, इसमें ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये नाम लिखा हुआ है बसंत देव, फिर ये कोई नाम है, फिर नीचे एक नाम है, फिर उसके नीचे एक नाम है, उसके नीचे। अब यहाँ पे तो जगह है, तो यहाँ पर भी तो मैं नाम लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, इधर नाम नहीं लिखे हुए। तो ऊपर ये 4-5 नाम है, उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि जगह खत्म है, चाहे तो लिख सकते हैं। तो इससे 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि भाई या तो उनका पेन खत्म हो गया होगा, है ना, पेन खत्म हो गया, भाई नहीं लिख पाए, फिर कोई दूसरा आएगा उसने लिख दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो झुकना नहीं चाहते हो, है ना, भाई मेरी हाइट यहाँ तक है, मैं लिख रहा हूँ, अब मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है, या फिर ऐसे इतना तो नीचे नहीं लिख सकता, ये भी एक रीज़न है। लेकिन ये कोई वैलिड रीज़न लगते नहीं है ना भाई, हाइट का क्या ही मतलब है, बैठ के लिख देंगे जिसको लिखना है, ऐसा थोड़ी है। तो देखा क्या गया है कि बाकी जो नाम है वो लिखे हुए हैं पैरेलल इसके बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है तो अगले उसी पेज पे समझो अगले कॉलम से लिखना शुरू किया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से है, तो यहाँ उसके बाद नीचे भी जगह बची, इन्होंने फिर से छोड़ दिया, फिर आगे आए, ठीक। अब इससे क्या चीज़ डिकोड कर सकते हैं कि भाई क्या ये सारे कत्यूरी राजा हैं? ये भी नहीं कह सकते, लेकिन लिखा हुआ तो सबका टाइम पीरियड मेंशन होता है कि एक ही टाइम पे है। दूसरी चीज़, भाई चलो एक टाइम पे है तो इन्होंने फिर लिखा क्यों नहीं नीचे? जगह तो यहाँ भी थी, हर राजा अपने बारे में लिखेगा तो अलग अलग फिर डिबेट हुई, और डिबेट के बाद एक कंक्लूजन निकला कि यार ऐसा हो सकता है कि ये सपोज उत्तराखंड है, यहाँ पे एक राजवंश है वो राज कर रहा है, यहाँ पे दूसरा मीन्स है कत्यूरी ही, आज बीजेपी समझो, बीजेपी सेंटर में है, ठीक। तो हम मोदी का नाम तो सुनते हैं, ठीक, लेकिन यूपी में भी तो बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में भी अब तो बीजेपी है, ठीक है, हरियाणा में भी बीजेपी है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है। तो यहाँ पे मोदी, यहाँ धामी जी, इधर आपके योगी जी, वेस्ट बंगाल में शायद शुभेंदु अधिकारी जी बन जाएं, ठीक है, हरियाणा में सैनी साहब। तो अब आप समझो, तो क्या हर जगह बीजेपी की सरकार नहीं है? बीजेपी की सरकार है। तो पहले भी हमने ये डिकोड किया कि चलिए यहाँ तो वसंत देव ने राज किया, ये वसंत देव यहाँ पे राज कर रहा था, इसने अपने ही परिवार के भाई और लोगों को, किसी को इधर भेज दिया, किसी को नीचे, किसी को इधर, किसी को इधर, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग रूल करने भेज दिया। तो उससे फिर एक चीज़ और निकल के आई कि चलिए वसंत देव, उसके साथ ही साथ रूल कौन कर रहा होगा अलग पार्ट पे?
निम्बर देव, निम्बर देव, और किसी और जगह पे ये सलोड़ देव। ठीक है, ये काम कर रहे होंगे, तो ये तो समझ में आ गया हमें। चलिए, इस हिसाब से रहा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना भाई? मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सपोज मोदी जी, योगी जी, और चलिए सैनी साहब लिख दिया। ठीक है, तो भाई इसमें मोदी बड़े हैं या योगी बड़े हैं या ये बड़े हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए फिर देखा कि भाई किसके लिए क्या उपाधि यूज की गई है। अगर ये उपाधि है तो उसको हम बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो बसंत देव, बसंत देव संस्थापक थे, फाउंडर थे। ठीक है, और पैरेलल ये नाम लिखे हुए हैं, निम्बर देव है, सलोड़ देव है। ऐसे ही अब हम सीधा इसको वर्टिकली देखते हैं कि किस हिसाब से ये है। तो वसंत देव, वसंत देव के बाद एक नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो मिट चुका है। तो नाम तो है, काउंटिंग करो 1 2, लेकिन ये बिल्कुल मिट चुका है। तो हम क्या बोलें इसको? इरेज, है ना, कुछ भी, लेकिन हम इसको गैप ही रखते हैं, मीन्स पता नहीं है, बट था कोई ना कोई यहाँ पे। तीसरे नंबर पे खरपर देव, चौथे पे है अधिराज देव, पांचवे पे है त्रिभुवन देव। ठीक, तो बकैती, अगर आपने सुना होगा ये शब्द बकैती, है ना, बहुत लोग करते भी हैं। तो बकैती से ही आप इसको याद रख लेना कि भाई बसंत देव, खरपर देव, अधिराज देव और 30 है त्रिभुवन देव। तो 1 2 3, बीच में ये नाम हमें पता नहीं, 4 और 1 5, तो टोटल 5 नाम निकल के आए यहां से। ठीक है, समझ में आया? दूसरा निम्बर देव, ईश्वर देव, ललित देव और भूदेव, ये भी 4 नाम है। ये 4 नाम यहां से निकल के 1 2 3 4। ठीक, तो इसको हम क्या बनाए? NIL नी लव या नो लव, याद रख लो, नो लव या नी लव, है ना। इससे आपको याद रखने में काम आएगा। नींबू, ईश्वर, ललित और भूदेव, NILB, NILB। ठीक है, NILB याद रख लो। तो 4 नाम ये हुए। ऐसे ही इधर भी लिखे हुए हैं 5, 1 2 3 4 5, भाई ये हो गए। पहला कौन है? सलोड़ देव, इच्छ देव, और ये देश देव है, पांडव है, और पद्मदेव है, पांडव देव। अब इसमें क्या बनाओगे? SID, पांडव और पद्म। ठीक है, कुछ भी इसका बना लेना आप निमोनिक्स। तो इससे तो हमें पता चलता है कि कितने राजा हैं। 5 ये हैं, 4 9 और 5 14, टोटल 14 राजाओं के बारे में हमें पता चलता है। एक बार मैं देख रहा था, उत्तराखंड का ही एग्जाम था, PCS का नहीं था, वहाँ पे पूछा हुआ था कितने थे टोटल, तो 14 थे। ठीक, अब इसको ना हम डिवाइड भी कर देते हैं फैमिली में, कि भाई इसको हम पहला परिवार मान लेते हैं कि जो रूल कर रहा होगा, इसको दूसरा और इसको तीसरा। अगर आपसे पूछे कि कितने परिवार थे कत्यूरी के जो रूल कर रहे थे, तो 3। अब उसमें पूछे नाम, तो नाम तो आपको चलिए ये पता है। अगर वो पूछ लेता है टोटल कितने राजा, 3 में 14 राजा थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, याद कर लोगे आप, और नहीं भी तो आपको सुने हुए रहेंगे, काम आ जाएंगे। चलिए, अब इसमें हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई सबसे शक्तिशाली कौन था, कमज़ोर कौन था? तो कमज़ोर का तो आपको नाम से पता नहीं चलेगा, शक्तिशाली का पता चल जाएगा कि भाई बसंत देव ये तो फाउंडर था, तो ओबियसली शक्तिशाली ही था। और इनके लिए एक उपाधि यूज की जाती थी इन वाले नाम के लिए, गिरिराज चक्र चूड़ामणि। गिरिराज, 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 गिरी राज चक्र चूड़ामणि। अब गिरी तो मतलब चलिए पहाड़ को बोलते हैं,
पहाड़ों के राजा, तो ये तो एक टाइटल लगा कि भाई बहुत बड़ा कोई साम्राज्य है, प्रतापी राजा है। चक्र, इनके पास चक्र भी है, शक्ति है, और ऐसी शक्ति है कि आपका चूरा बना देगी, चूरामणि, ठीक है। तो इस तरीके से इनके लिए उपाधि यूज की गई है। तो मान सकते हैं कि भाई जिसके सामने ये लिखी गई है तो ये सब प्रतापी राजा रहे होंगे, ताकतवर, पावरफुल, ये सब रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वन लाइनर आपसे पूछता है, कभी पूछ लेता है कि चलिए शंकराचार्य किसके टाइम पे आए थे। तो शंकराचार्य निम्बर देव के टाइम पे आए थे। शंकराचार्य, जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, वो निम्बर देव के टाइम पे उत्तराखंड आए थे, ठीक है। ऐसे ही ललित सूर्य देव, इसके लिए एक उपाधि है परम महेश्वर, परम महेश्वर, ठीक है। तो दो नाम इसमें याद रखना। चार आपको पता चले, एक मिसिंग है, इसमें दो के पता चले। इसमें देखते हैं कि सलोड़ देव, तो इसका जो पहला राजा था वो सलोड़ देव रहेगा, और बाद में पांडव पद्मदेव तक आके खत्म हो जाते हैं। टोटल 14 थे। ये कहाँ थे? इधर चमोली में, ठीक। कत्यूरी के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिली। चलिए अब आगे बढ़ते। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि इनका प्रशासन बहुत दमदार था, है ना, प्रशासन पे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए प्रशासन को हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं उसके आगे की कहानी। ये देखिए कत्यूरी रूल कर रहे हैं। मैंने आपको चार अलग अलग बताए कि किस तरीके से ये फैमिली थी, तीन फैमिली थी पर्टिकुलरली। अब इसका तो आपको पता है कि देखिए इसको तो कार्तिकेयपुर कहते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। उत्तराखंड के इस वाले रीजन को, जोशीमठ के आसपास का रीजन, चमोली में कार्तिकेयपुर। लेकिन और भी पैरेलल इसमें रूल कर रहे थे, जैसे जहाँ पे भोटिया लोग इधर रहते हैं, इसको बोलते हैं तंगड़पुर, 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 तंगड़, परतंगड़, ये प्रजाति थी ना। ऐसे ही जो आपका जोनसार वाला रीजन है, देहरादून, जोनसार, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे थे एहसाल, एहसाल, एहसाल कहाँ रूल कर रहे थे? इस वाले रीजन पे। हरिद्वार को क्या बोलते थे? यहाँ पे जो रूल कर रहे थे मायापुर, मायापुर। आपने हुनसांग इससे पहले पढ़ा था कि हुनसांग ने क्या बोला था? सु यू को पो लो, पता नहीं क्या क्या बोला था उसने। तो मायापुर के नाम से हम हरिद्वार को आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट डे। ऐसे ही बाकी अगर रीजन जो बच जाएगा, ठीक है। तो इसको एक नाम देते थे, दिख रहा है आपको? अंतरंग, अंतरंग, इधर लिख देते हैं अंत रंग, या फिर ANTRANG, अंतरंग। तो ये अलग अलग रूल कर रहे थे, ठीक। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, पांच अलग अलग राज्य हैं। लेकिन इसमें भी हिस्टोरियन में डिबेट है। कोई 5 बोलता है, लेकिन जो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी हैं वो एक और ऐड कर देते हैं। कौन ऐड करते हैं? शिव प्रसाद डबराल, चारणवी जिनको बोलते हैं। ये एक कौन सा ऐड करते हैं? ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, देखिए ये रुद्रप्रयाग है। इसको बोलते हैं कि ये अलग था रुद्रप्रयाग, और इसको दुर्मांग बोलते थे, दुर्मांग। तो ये अलग क्या है? रुद्रप्रयाग। क्या नाम था इसका? दुर्मांग, दुर्मांग, ठीक है। तो ध्यान रखना 5 थे 6 थे, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा आंसर वहीं से आएगा आपका, ठीक है। आवाज आ रही है सही? चलिए ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति थी कि भाई ये अभी तक हमने देखा कि रूल कर रहे थे कहां पर? इस वाले रीजन में।
ठीक, अब यहाँ से हमें पता नहीं चलता कि इसके बाद ये कहाँ गए, किसी को नहीं पता। मीन्स हिस्टोरियन को ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे थे, यहाँ से कहाँ चले गए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखिए, आज का जो जोशी मठ है, डिज़ास्टर वगैरह तो है ही, डिज़ास्टर प्रोन रीजन है, तो कोई ऐसी बड़ी आपदा आई होगी, उस वजह से वहाँ से सब लोग एक साथ साफ हो गए। ये एक रीज़न है जो कि वैलिड हो सकता है ना, इतने टाइम बाद नहीं पता चलता हमें। दूसरा रीज़न क्या है कि भाई चलिए, ये क्या है, कोई डिज़ास्टर आया होगा, कुछ मर गए होंगे, कुछ बच गए होंगे, तो जो बचे वो कहीं मूव कर गए कि भाई वहाँ पे हमें नहीं रहना, वहाँ रहेंगे तो फिर कोई त्रासदी आएगी। जैसे अभी आपने देखा धराली में, अब पूरा धराली लगभग साफ हो गया, थोड़े से लोग बचे। अब वो लोग आने वाले टाइम में वहाँ पे कुछ भी काम करते हुए डरेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि पलायन करके कहीं और चलते हैं, क्योंकि पता नहीं कब फिर से ऐसी त्रासदी आ जाए और हम भी सब लोग मारे जाए। तो हो सकता है कि उसी में से कुछ लोग माइग्रेट कर गए हो, माइग्रेट करके एक घाटी में पहुंचे, गत्यूर घाटी में। और जो बैजनाथ है, बागेश्वर में जो बैजनाथ है, हमें जो इसके बाद इनके कुछ रिमेन्स मिलते नहीं है, बैजनाथ में कुछ पता चलता है कि यार बैजनाथ में कुछ लोग रह रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यार ये लोग हैं कौन असल में, तो इनको आइडेंटिफाई किया हमने कि ये ही कत्यूरी रहे होंगे, कि यहाँ से कुछ लोग आए होंगे और यहाँ पे सेटल हो गए होंगे किसी भी वजह से, वजह किसी को नहीं पता है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो बैजनाथ है यहाँ पे ये सेटल है, इसके क्या प्रमाण हैं? किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो नाम हमें पता चलते हैं वो अजीब अजीब से नाम है। तो कत्यूरी के नाम तो देव 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 थे, यहाँ अलग तरीके के नाम है। ऊपर से हमें इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें इनके कोई एविडेंस मिलते नहीं है। तो भाई चलिए हम इनसे पता लगा लेंगे कि इनके कौन पूर्वज हैं, तो पता चल जाएगा। लेकिन इनके पूर्वज जो भी हैं सब कहानियों से हमें मिलते हैं, तो इनके बारे में भी जो पता चलता है, यहाँ पे जो कत्यूरी थे तो उसके बारे में भी हमें कैसे पता चलता है? उसके बारे में पता चलता है हमें कहानियों से, किस्सों से। अब कहानियों की कितनी प्रमाणिकता है, विद टाइम कितनी चेंज हो गई हैं, किसने क्या ऐड किया, क्या रिमूव किया, वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो किसी को यहाँ पे कुछ नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे ये कत्यूरी ही रहे होंगे, तो इसी को मान के हम पढ़ते हैं और मानते हैं कि यहाँ पे जो लेके आए कत्यूरी को तो वो थे अशांति देव। शांति होनी चाहिए थी, लेकिन अशांति क्यों नाम है? मतलब इन्होंने वहाँ पे इधर कहीं अशांति फैलाई होगी और उसके बाद यहाँ पे मिला। तो मीन्स हमें जो पहला एविडेंस मिलता है, एविडेंस क्या, जानकारी मिलती है, वो पता चलता है कि अशांति देव बैजनाथ पे रूल करते थे, और इसी को हम रिलेट करते हैं कत्यूरी से कि कत्यूरी के ही रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मंदिर वगैरह भी ये बनाएंगे, आपने सुना होगा अल्मोड़ा में कटारमल का मंदिर, सन टेम्पल जो है। ठीक, और अल्मोड़ा का नाम भी उसी से पड़ा है, अल्मोड़ा। देखिए यहाँ जो सूर्य मंदिर है कटारमल में, तो वहाँ पे जो पूजा होती है, बर्तन उसमें होते हैं, उस बर्तन को अब गंदे तो हो ही जाते हैं, वो उसको साफ करने के लिए घास यूज होती थी, किलमोड़ा। किलमोड़ा घास वहीं पाई जाती है, किलमोड़ा कहाँ पे? अल्मोड़ा में। किलमोड़ा का ही एक दूसरा अपभ्रंश होगा अल्मोड़ा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो कटारमल जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भी इन्होंने ही कराया था, कत्यूरी ने। ठीक, चलिए एक राजा का और हमें पता चलता है, क्या नाम है? अभयपाल। अभयपाल, अभयपाल। तो अभयपाल के बारे में हम ऐसा मानते हैं कि देखिए यहाँ पे तो पहले कत्यूरी रहे होंगे, फिर दूसरे कत्यूरी बैजनाथ में, और इसी में से अभयपाल ने क्या काम किया, यहाँ से निकल के इधर अस्कोट। अस्कोट कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़, वहाँ पे अपनी एक नए वंश की स्थापना की जिसको पाल वंश बोलते हैं, पाल वंश।
ठीक है, ये प्री में आपके काम आ सकता है, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो अब ये अशांति देव ने फाउंड किया, और यहाँ पे ना जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो सब किस्से कहानी में मिलती हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकते कि भाई सही है गलत है, बस सुन लो जितना भी काम का है। अब जब वैजनाथ वाले हम कत्यूरी के बारे में देख रहे हैं, देखा कि अशांति देव ने स्थापना की, एक दो नाम और हमें पता चलते हैं, तो एक नाम और पता चलता है, उसका नाम है प्रीतम देव। प्रीतम देव, प्रीतम देव, प्रीतम देव। और इनके बारे में कहानी चलती है कि इन्होंने एक लड़की थी जिया रानी, उसके साथ शादी की। अब शादी की तो ऐसा नहीं है कि पहली शादी थी, उसके पहले भी वो शादी करके बैठे हुए थे, एक शादी इनसे भी की। तो ऐसा नहीं है कि इनसे शादी की, एक शादी इनसे भी की। तो बाकी की जो रानी वगैरह थी, तो ये अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी है कि भाई हरम है पूरा संभाल लेंगे, मैनेज हो जाएगा, जोधा भाई भी आएंगी तो मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बाकी जो उसकी रानियां हैं वो चिढ़ने लगती हैं, चिढ़ने के बाद थोड़ी शिकायत करती हैं, शिकायत करके कुल मिला के कान वान भर के गुस्से में इसको, जिया रानी को वहाँ से निकलवा देती हैं कि भाई भगा दो इसको राज्य से। भाग जाती है। भाग के कहाँ आती है? नैनीताल। नैनीताल में आपने नाम सुना होगा रानी बाग, तो शायद रानी बाग वो रानी इन्हीं के नाम पे पड़ा होगा, तो ये रानी बाग में सेटल हो जाती हैं आके। ठीक, अब जब ये भागती हैं तो भाई इनके ना गर्भ में एक बेटा भी होता है, प्रेग्नेंट होती हैं, बेटे का तो पता नहीं चलता बेटा है बेटी है, लेकिन ये उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट वीमेन को आपने भगा दिया। उत्तराखंड का मैप देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ थे पहले कत्यूरी, बैजनाथ, और बैजनाथ में जो प्रीतम देव रूल कर रहे थे, इन्होंने भगाया किसको? अपनी महारानी को। वो यहाँ पे रानी बाग एकदम तलहटी में आके रहने लगी। HMT का कारखाना भी है यहीं पे। अब उस टाइम पे इंडिया में क्या होता है, जो टर्कीज हैं, जो तुर्क हैं, उनका इन्वेजन होता है, टर्कीज इन्वेजन। तो वो भाई पहाड़ चढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी डायरेक्ट यहाँ से कूद के पहाड़ पे पहुंच जाएंगे, है ना, जंप मार के तो पहुंच नहीं सकते, पहले इधर ही जाना पड़ेगा प्लेन में, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखिए रानी है, भले ही रानी कितने भी गुस्से में है, उसे बाहर निकाल दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पति के खिलाफ हो जाएगी। पतिव्रता रानी है, ठीक है, पति नहीं तो निकाल दिया है दिल से, रानी ने थोड़ी निकाला है दिल से। तो रानी देखती है कि भाई मेरे पति पे संकट है तो मार देगा मेरे पति को। तो यहाँ पे लड़ती हैं, और लड़के जो तुर्क हैं इनको हराती हैं। ये हार जाते हैं। पता चलता है बाद में प्रीतम देव को कि यार मेरी महारानी ने मुझे बचाया और मैंने उनके लिए कितना 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 बुरा किया। अपनी गलती रियलाइज़ होती है, वापस इनको बुलाया जाता है, और ये भी बेचारी चली जाती है ना। आज के टाइम पे तो कोई भाई एक बार जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको अगर ठेस पहुंचती है, फिर कोई भी हो वो फिर समझौते करने पे नहीं आता है। कम से कम आज के टाइम में ये चीज़ तो एक अच्छी हुई है कि इतनी सबको फ्रीडम है, जॉब है या कुछ भी ऐसा काम वो कर सकते हैं कि उनके आत्मसम्मान पे अगर ठेस पहुंचती है तो वो फिर चाहे तो अपने पति की भी नहीं सुने। उस टाइम पे भाई इन्होंने सुन लिया, ठीक है, सुना तो शर्त के साथ सुना, शर्त। शर्त क्या थी कि देखिए मेरा एक बेटा है, क्या नाम है, धर्मशाही, जिसको आपने उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी आपने भगा दिया था, वही बेटा है, तुम्हारा ही है, किसी और का भी नहीं है। कभी आपको लगे कि मैं इधर थी आप इधर थे, किसी और का नहीं है, अपना ही है। धर्मशाही इसका नाम है, धर्मशाही। इसको आपको राजा बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो मान जाते हैं कि भैया राजा बना देंगे आपको, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धर्मशाही बन गए राजा। अब राजा के सामने संकट कि भाई इनका कोई बेटा नहीं। अब बेटा नहीं तो फिर धर्म, ये जो धर्म है, धर्म बोल सकता हूँ इनको, ये फिर कैसे अपना राजवंश आगे बढ़ाए, कोई बेटा नहीं। तो ये पूजा तप तपस्या ये सब करते हैं और मंदिर मंदिर जाते हैं। मंदिर में फिर थोड़े टाइम बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था माले शाही। माले शाही, माले शाही।
अब मालेशाही क्या है? मालेशाही भाई जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे भाई एक एज पे आके प्यार वगैरह एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो भी होती है। इनको प्यार हो जाता है किससे? राजुला से। एक लड़की थी राजुला। अब ये जो है जिया रानी, ये नहीं चाहती कि भाई पोता मेरा एक तरीके से इससे प्यार करे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनको पसंद नहीं हो। तो ये क्या करती हैं, इसको उस टाइम पे इंजेक्शन तो होंगे नहीं, कुछ और चीज़ होगी, भांग भांग सुंघा के 10 से 12 साल के लिए बेहोश कर देती है। अब ये कहानी रियलिस्टिक है भी नहीं, 12 साल के लिए कैसे बेहोश हो जाएगा? हमारा कबीर सिंह देखिए आपने, वो एक रात के लिए ही ड्रग्स व्रग्स लेके बेहोश हुआ था, ठीक, इंजेक्शन लगाए थे कबीर सिंह में, देखा आपने। अगले ही दिन उसका सब कुछ लुट गया। क्या हुआ भाई? जो प्रीति थी उसकी भी शादी हो जाती है कहीं, ठीक है, वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक रात में इतना सारा चेंज हो जाता है। 12 साल के लिए बोलते हैं कि ये बेहोश था, तो 12 साल तक मतलब ये कबीर सिंह बन गया, तो लॉस इसका भी हुआ होगा। तो इसको समझ लो, ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसकी शादी हो गई। अब जो कबीर सिंह था वो तो लक्की था भाई, लास्ट में भी वो जाता है, आपने मूवी देखी होगी, तो वो लड़की शादी नहीं करती है। लेकिन ये इतने लक्की नहीं थे, ये जो राजुला थी इनकी शादी हो जाती है किसी से। अब ये कबीर सिंह तो कबीर सिंह, ये बदला तो लेगा भाई, बुलेट निकाल के जाता है, और जैसे ही जाता है कि भाई इसको मैं शादी करके ले आऊँगा वापस, तो इसका तो पति होगा ना कोई, वो पति इसको मार देता है, काम खत्म, राजवंश खत्म। इस प्रकार से माना जाता है कि राजवंश खत्म हुआ होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी फुल स्टॉप नहीं लगता है, इससे भी फिर आगे घटना बढ़ती है। एक और राजा होता है इसी में, जिसके बारे में हमें पता चलता है, वीरम देव। इसके बारे में बहुत सारी निगेटिव कहानी हमें मिलती हैं कि भाई ये बहुत क्रूर था, कठोर था, जैसे गोरखा थे वैसा ही ये शासन करता था। तो कुछ लोगों ने इसको क्या किया, पहाड़ पे जा रहे थे। अब पहाड़ पे राजा क्या है, आज तो गाड़ी है भाई, एम्बेसडर है, एम्बेसडर भी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उसमें ट्रैवल करते हैं। उस टाइम पे ऐसा थोड़ी था, उस टाइम पे तो ह्यूमन ही थे भाई, लोग थे। उन्होंने एक पालकी बनाई, पालकी में राजा बैठा, राजा जा रहा है। अब राजा है क्रूएल, कठोर है। अब कठोर राजा को मारना है तो प्लानिंग बनती है। प्लानिंग कौन बनाएगा? जो पालकी में लेके जाते थे। उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, ये तो जीना हराम कर रखा है इसने, इसको मार देते हैं। बोले मारेंगे कैसे? बोले पहाड़ पे लेके चलते हैं राजा जी को, पहाड़ दिखाने, और कूदा देते हैं, फेंक देते हैं इसको। तो राजा के साथ साथ ये सारे लोग कूद जाते हैं खाई में, राजा भी गया, लोग भी गए, लेकिन उसकी जो एक क्रूर शासन है वो खत्म हो गया। तो वीरम देव भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अब आप समझो, यहाँ पे रूल कर रहे हैं, पावरफुल किंगडम है, ठीक है, अलग अलग जगह पे रूल थे, पावरफुल किंगडम है, राजा हो गया खत्म। जैसे ही राजा खत्म होगा तो और भी तो है, छोटे छोटे लोग रूल कर रहे थे, है ना, तंगड़ पंगड़ ये सब, परतंगड़। तो ये सब क्या करेंगे भाई, बवाल मचा देंगे कि यहाँ का राजा मैं हूँ, इधर का मैं हूँ, ये मैं, ठीक है। इस तरीके से राजा 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 बना देते हैं, पूरा कंप्लीटली कैओस, एनार्की, एनार्की या कैओस बोल लीजिए, कैओस था। तो इतना बुरा हाल था कि ये लगभग 52 गढ़ में टूट जाता है, गढ़वाल 52 गढ़ में टूट जाता है, अलग अलग राज्य बोल लीजिए, 52 गढ़ में टूट जाता है। फिर यहाँ पे रूल करने कौन आएगा? परमार वंश। इधर करेगा कौन? चंद। तो अब हम देखेंगे इसके बाद चंद और परमार का, लेकिन पहले कत्यूरी को फिनिश करते हैं। तो कत्यूरी के राजा तो फिनिश हो गए। अब कत्यूरी से क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा कि भाई इनका प्रशासन कैसा था, अधिकारियों के नाम क्या थे, बस। तो प्रशासन जैसे आज के टाइम पे है, या फिर पहले से ही ये चला आ रहा है, इवन मौर्य टाइम से यही चला आ रहा है, इसी प्रकार का प्रशासन है कि भाई ऊपर सेंटर है, केंद्र है, नीचे राज्य है, राज्य के नीचे क्या है भाई, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है, तहसील है,
तहसील के नीचे क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे क्या है, गांव है। ठीक है, उसी प्रकार से था, बस नाम चेंज थे। नाम आप याद रख लो, नाम क्या थे। तो भाई जो सेंटर था, सेंटर को बोलते थे देश, आज भी देश ही बोलते हैं। राजा कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है अभी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक, किंग। ठीक है, उनके नीचे क्या आती है, स्टेट आते हैं। स्टेट को बोलते थे प्रोविंस या फिर प्रांत। प्रांत, प्रांत का राजा कौन था, उपारिक। उपारिक, आपने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा, वहां भी उपारिक और भुक्ति यही नाम चलते हैं। फिर उसके नीचे जिले, जिला आता है। जिले को क्या बोलते थे, विषया, और विषया का राजा विषयापति। तहसील को क्या बोलते थे, तहसील को बोलते थे कर्मांत। कर्मांत, कर्मों का अंत हो जाता है जब तहसीलदार बनते हैं, कर्मांत। कर्मांतपति इसका रूलर, तहसीलदार बोल लीजिए। ब्लॉक, ब्लॉक में आज कौन होता है, वीडियो, तो ब्लॉक को बोलते थे क्या, खत। और इसका नाम थोड़ा सा अलग है, इसका जो राजा था या फिर जो इसको रूल करता था, वीडियो को बोलते थे एक तरह से सदर सियाणा। सदर सियाणा। सबसे नीचे गांव, गांव को मुकद्दम। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, फिर से एक बार रिवाइज कर लो भाई। राजा, राजा के नीचे राज्य, उपारिक, उपारिक के नीचे जिला, विषय, विषयपति, विषयपति से नीचे तहसील, तहसील को क्या बोलते थे, कर्मांत, और उसके राजा को कर्मांतपति। उसके नीचे खत, ब्लॉक को बोलते थे सदर सियाणा, उसका हेड, और नीचे गांव, गांव का मुकद्दम। तो इस तरीके से हमें क्या समझ पाए कि भाई जो प्रशासन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा नहीं कि राजा ही रूल कर रहा है, उसने देखिए डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। आज भी जो पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वहाँ भी हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है। तो डिसेंट्रलाइज था, लेकिन ऊपर राजा एक ही रहेगा। आज के टाइम पे भी राजा हर 5 साल में बदल रहा है हमारा, लेकिन राजा एक था। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स उस टाइम पे थी, राजतंत्र था एक तरीके से। ठीक, आज के टाइम पे जैसे गणतंत्र है, रिपब्लिक है, कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राजा है भाई ये चुना हुआ है। उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे राजा वंशानुगत होता था। ठीक है, तो कत्यूरी वंश में आपने अगर जन्म लिया है तो आप राजा। प्रशासन समझा। जब एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये 1-2 कीवर्ड लिखे और इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने देख लिया है। चलिए, बाकी क्या है, अब राजा है। आज के टाइम पे देखो पार्लियामेंट, देखो आप, ऊपर क्या है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इंटर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, मंत्रिमंडल, उसका राजा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग मंत्रालय में। कोई रोड मिनिस्ट्री है, कोई एमएसएमई है, कोई रेलवे है, कोई आईटी है, इस तरीके से। तो अलग अलग डिवाइड किया हुआ था, उस टाइम पे भी ऐसे ही था। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं भाई, अलग अलग ये डिवीजन जो हो जाएगा इसको बोलेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो के लिए हिंदी में उन्होंने एक शब्द यूज किया हुआ है, क्या, अष्ट, अष्ट, अष्टदश, अष्टदश प्रकृति प्रतिष्ठान। मतलब अष्ट मतलब हो गया 8 और 10, 10 और 8 18। तो ऐसे प्रतिष्ठान की संख्या कितनी थी, 18। मतलब 18 डिपार्टमेंट थे, 18 पोर्टफोलियो थे। ये जो पोर्टफोलियो थे ये 18 थे। हमने 4 ड्रॉ किए और ड्रॉ कर लो, ये 18 थे। ठीक, तो एक पोर्टफोलियो सिस्टम था। और जो सचिवालय था, जैसे आज सचिवालय होता है भाई, ये मंत्री हैं, इन मंत्रियों के साथ सचिवालय जुड़ा हुआ होता है, सचिव जहाँ बैठते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अष्टपाल। अष्ट मतलब 8 और पाल या 18 पाल जो भी है, अष्टपाल उसको बोलते थे। तो आपको समझ में आया। पहला पॉइंट अगर आपसे पूछेगा प्रशासन में तो आपको क्या लिखना है, पहला कि भाई डिसेंट्रलाइज था। दूसरा आपने लिखा पोर्टफोलियो सिस्टम था। तीसरा आप लिखोगे कि डायनेस्टी के हिसाब से था।
ठीक, इन सब के डायग्राम बनाते चलना, एग्जाम्पल लिखते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अलग अलग जो सोल्जर थे या पूरा सिस्टम था उसमें सबके नाम क्या थे, किसको क्या बोलते थे, ये ज़रूरी है। प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम, आप प्री की तैयारी कर रहे हो 2026 की, किसी भी एग्ज़ाम की उत्तराखंड के, यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आप फिक्स रखना कि अगर पूछेगा तो इधर से ज़रूर पूछेगा। ठीक, चलिए तो सबसे ऊपर तो राजा है। राजा कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के नीचे कौन है? पीएम है हमारे, पीएम है। पीएम को क्या बोलते थे? पीएम को बोलते थे राजा अमात्य। तो किंग मतलब राजा, ये तो राजा ही रहेगा। राजा के नीचे राजा का अमात्य मतलब उसका सबऑर्डिनेट समझ लो पीएम, तो राजा अमात्य। और उसके नीचे राजा न्यक, ये राजा का भी एक तो है राजा, राजा के नीचे राजा अमात्य और उसमें भी राजा न्यक मतलब उससे भी छोटा। 3 राजा के नाम से याद रखो आप, 3 राजा। तो सबसे ऊपर राजा, फिर राजा का अमात्य चेला, उसके नीचे राजा न्यक, 3 ये याद हुए। अब उसके नीचे 2 आपको रखने हैं सामंत याद। अब सामंत में आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई महासामंत होगा कोई तो बड़ा है, सामंत है तो छोटा है, लेकिन इसका रिवर्स है। यहाँ पे जो सामंत है वो एक तरह से ऊपर था और सामंत के नीचे कौन था? महासामंत। महासामंत किसको बोलते थे? जो मिलिट्री के चीफ है हमारे, जो आज समझो सीडीएस है। ठीक, सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये थे महासामंत। और इनके ऊपर एक पद था सामंत। सामंत को क्या बोलते थे? राय राजा भी बोलते थे या राय का भी बोलते थे। ठीक है, तो राय देने वाला होगा ये, तो राय राजा या राय का। ठीक, तो 2 सामंत हैं, 3 राजा हैं, 3 2 5। अब इसके लिए महाकर्ता कर्तक इसके नीचे, भाई ये सब काम जो कर रहे हैं इसको रिव्यू करने के लिए आप आज पद पढ़ते हो ARO, आरओ का एग्जाम देते हो, रिव्यू ऑफिसर का, तो वो यही था। क्या नाम था इसका? महाकर्ता कर्तक। महाकर्ता कर्तक, बहुत महान काम जो कर रहे हैं उनको देखने वाला। ठीक, तो ये याद रहेगा 3 2 5 1 6। तो ऊपर से 6 का प्रशासन आपने देखा कि कौन है कैसे है। अब और नीचे आते हैं, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ARO के नीचे भी आएगा कौन? महादंड नायक। ये महा अगर लग रहा है तो आप इसका महा का मतलब बड़ा मत समझ लेना कोई महान है ना, महादंड नायक। तो इसको हम दंड देने वाले जो अधिकारी हैं उनको समझ सकते हैं। तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक तो जो सिविल मामले देखते थे मतलब टैक्स वैक्स देखना, ठीक, और एक जो नॉर्मल होते थे कि भाई टैक्स वैक्स नहीं, सिंपल कि हम नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। जो सामान्य आदमी थे एक तरह से नॉर्मल से थे, तो नॉर्मल बच्चों को हम क्या बोलते हैं? गोलू है ना, गोलूपन, गोलू। तो ये गोलिक जितने थे ये सामान्य थे, और जो सोलमिक थे ये टैक्स वाले थे कि भाई ये टैक्स लेते थे। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ बस। उसके नीचे प्रांत पाल, प्रांत देखिए बोलते हैं प्रोविंस को, पाल बोलते हैं सिक्योरिटी को, जो राज्य की सिक्योरिटी करे। आज उत्तराखंड राज्य की सिक्योरिटी कौन कर रहा है? भाई बॉर्डर पे है तो ITBP, किसी और अगर वैसे बॉर्डर पे होती तो BSF। तो इन्हीं को समझ लो प्रांत पाल बोलते थे कि इस प्रांत की प्रोटेक्शन करने वाले। ऐसे ही घटपाल, तो घट किसको बोलते थे? घाट को। घाट मतलब एक तरह से पास, दर्रा, तो दर्रे की संरक्षा या उसकी रक्षा करने वाले घटपाल। उसके नीचे नरपति या ब्रह्मपाल। नर कौन है? नरपति। हमजा आपने देखिए धुरंधर, उसमें जो हमजा का काम करता है वही है वर्मपाल या फिर नरपति। ठीक है, नरपति, ब्रह्मपाल, हमजा, हमजा के नाम से याद रख लो। और उसके नीचे आ जाएंगे दंडिक, दंडिक, उसके नीचे आ जाएंगे आपके दंडिक जिनके पास डंडा होता था, और खड़िक, खड़िक मतलब तलवार,
तो डंडा रखने वाले, तलवार रखने वाले अधिकारी, ऑफिसर। ऑफिसर नहीं, नॉर्मल से कांस्टेबल आप समझ सकते हो। तो अब आपको ये समझ में आया कि भाई किस प्रकार ये थोड़ा सा टफ है, जेन्युइनली टफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कहने के लिए है, ये टफ है। ये वाली स्लाइड सबसे ज़्यादा टफ है, इसको भाई सही से याद कर लेना, पूछ लेगा एग्जाम में तो फिर आता है तो पूरे नंबर है, नहीं आते तो फिर कोई जुगाड़ यहाँ पे काम नहीं आता, ठीक है। महादंड नायक ये अलग अलग 1 2 3 4 5, ठीक। चलिए, तो ये है अपना कत्यूरी के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं रुकना है, हमें अब देखना है कि भाई मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कत्यूरी ने स्टार्ट किया था एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2025 का क्वेश्चन है मेंस का। तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में पूछा, तो अब आपको प्रशासन में क्या लिखना है। चलिए, प्रशासन से पहले इन्होंने क्या काम किया होगा। अब आपको प्रशासन पे लिखना है, तो प्रशासन में देखिए जीएस पेपर अगर आपने मेंस पढ़ा होगा तो उसमें जीएस 2 है, जीएस 2 में क्या पॉलिटी वगैरह पूछता है। सिलेबस में आपको बताऊं तो इसमें क्या पूछता है, पॉलिटी, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, इस तरीके की चीज़ें पूछता है। तो हम पहले इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई क्या पॉलिटिक्स की बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो क्या ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिखेंगे। तो पहले पॉलिटी लिख देते हैं कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थी, कि कत्यूरी अलग अलग रीजन में स्कैटर्डली गढ़वाल में और कुमाऊं में डिवाइडेड थे, फैले हुए थे, और उनकी एक सिंगल अथॉरिटी थी, ठीक। एग्जाम्पल के लिए कार्तिकेयपुर एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल सेंटर बना, समझ में आ गया। आंसर अब बनाने में दिक्कत नहीं होगी, समझ आप लोगे, बस पढ़ना है, एक बार पढ़ लोगे, पढ़ के आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने पढ़ाया, बस वही याद रखना है। दूसरा था टेरिटोरियल, कि जो क्षेत्र था वो अलग अलग यूनिट में डिवाइड था, अलग अलग उसमें ऑफिशियल थे, चीफ्स थे। तो अभी मैंने आपसे बताया नहीं, नरपति, ब्रह्मपाल, ये सब क्या है, अलग अलग चीफ है। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू रीजनल ऑफिसर एंड विलेज हेड। तो अलग अलग जो गांव के पति थे, है ना, ग्राम प्रधान समझ लीजिए, जो ऑफिसर थे, क्या उनको जो अथॉरिटी है, शक्ति नहीं दी गई, कोई किसी को दंडिक बनाया गया, डंडा हाथ में दिया गया, किसी को नरपति बनाया गया है कि भाई नरपति हो आप, हमजा वाला काम करोगे, तो पावर दी गई ना। तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने ऐसे संभाला। रेवेन्यू कैसा था इनका, तो रेवेन्यू तो देखिए, रेवेन्यू के दम पे ही ये कत्यूरी की स्थापना हुई थी। वसंत देव क्या था, पैसा बहुत आया था, उसी वजह से तो बना था, तो पैसा तो इनके पास था। लेकिन जो कत्यूर वैली है बैजनाथ के पास में, वहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी था, सिस्टमेटिक एक टैक्स कलेक्शन भी था। टैक्स कलेक्टर को क्या बोलते थे अभी बताना आप, ठीक है, सोलमिक या गोलमिक, ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम भी इनका अच्छा था। ऐसे ही ट्रेड और इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब ये देखिए कत्यूरी यहाँ पे है, तो इनको व्यापार करना है, तो हिमाचल से करेंगे तो बहुत दूर है यार, इधर या तो नेपाल से कर सकते हैं या तिब्बत से करेंगे। तो ये कत्यूरी कंट्रोल द इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट थ्रू हिमालयन पासिस। यहाँ पर थे, तो इस यहाँ जो पासिस है वहाँ पे जो ट्रेड रूट है उसको ये कंट्रोल करते थे, ठीक। और नीचे आते हैं, सामान क्या था, जैसे वुल, सोल्ट, बोरेक्स, हर्ब्स, ये सब, भाई यहाँ पे हर्ब्स तो होती ही हैं, जड़ी बूटी ये सब होती हैं। ठंडा है तो वूल वगैरह, है ना, ऊन वगैरह, तो उस सब का व्यापार यहाँ पे करते थे। कल्चरल भी है, भाई इन्होंने मंदिर भी बनाए, बैजनाथ टेम्पल ग्रुप इन्होंने बनवाया, जागेश्वर टेम्पल, ये इनके आर्किटेक्चरल प्लानिंग का एक मार्वलस एग्जाम्पल है। तो आप इसको किस तरीके से याद रखोगे, पॉलिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन,
पीसा, या जो भी है, ये तो आप वैसे भी जब मेंस करते हो तो इतना याद रखते हो। ये अपना कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है। लेकिन कंक्लूजन से पहले मैं आपको बताऊं, देखिए ये मुझे अभी आपको समझाना है। क्वेश्चन देखिए, ये जो एचिंगशन है, इन्होंने एक कोट दी हुई है, क्या है, द कत्यूरी वर द अर्लीस्ट रूलर हु एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइज किंगडम इन कुमाऊं। क्वेश्चन इस पे लगा दिया। आप इसको लिख सकते हो, पीछे वाले कंटेंट से ही सेम लिख सकते हो इसको। ऐसे ही बद्रीदत्त पांडे, इन्होंने क्या लिखा है, कत्यूरी एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड कल्चरल यूनिटी इन कुमाऊं। तो ये क्वेश्चन इस बार इन्होंने पूछा हुआ है 2025 में, तो 26 में यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये दोनों लगभग सेम से हैं तो नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा। राहुल संस्कृताइन से, इन्होंने भी एक कोट दी है, क्या है, द कत्यूरी रूलर कंट्रोल द इम्पोर्टेंट हिमालयन ट्रेड रूट विच रिफ्लेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। कि ये क्या है, हिमालयन की जो ट्रेड रूट है उसको कंट्रोल करते थे, जो दिखाता है इनकी प्रशासनिक क्षमताओं को। ठीक, तो अगला क्वेश्चन 2026 में पूछे यह 27 में, इसके ज़्यादा चांस है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूछ लिए, दोनों सेम है। और देखिए पूछा भी कैसे, ये तीन ही कोट है, एक पांडे साहब की है, एक एचिंगशन की है और एक राहुल संस्कृताइन की, तो उसी में से पूछता है। ठीक है, चलिए कुछ हम एविडेंस भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे पांडुकेश्वर और बागेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उनसे भूमिदान, टैक्स, लोकल ऑफिसर, ठीक है, ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का हमें पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रेड रूट का भी पता चलता है, जैसे जौहर वैली, ठीक है, ब्यास वैली, ये कहाँ पर है आप देखो एक बार मैप में, कहाँ है ये सब, इधर ही है, जौहर वैली, ब्यास घाटी इधर है, दारमा, ठीक है, कत्यूर वैली, कुमाऊं हिमालयन पासेस। तो इससे पता लगता है कि ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे ट्रेड करते होंगे। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड एक ट्रेड कॉरिडोर ये रहा होगा। इनका जो ट्रेड था ड्यूरिंग कत्यूरी रूल, वो क्या क्या चीज़ थी भाई, नमक था, बोरेक्स, ऊन, वूल, हॉर्सेस, याक, ये सब चीज़ें। और जो कुमाऊं से हम एक्सपोर्ट करते थे वो क्या था, फूड ग्रेन, आयरन के टूल्स, कॉपर के यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह है ना, मसाले, कुछ जैगरी और ये सब है ना। जो भोटिया ट्राइब्स है ना आज के टाइम पे, उनका भी देखो वो व्यापार यहीं से यही करते थे, नीचे से गुड़ लेके गए है ना, जैगरी वो यहाँ पे इन्होंने सेल की, मसाले लेके गए, यहाँ पे कॉपर वगैरह होता था तो कॉपर के बर्तन, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने एक बार देख लिया। ठीक है, ऐसे ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देख लो इनका, ऐसे ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखो, वहाँ पे जैसे ही लोग जाते थे व्यापार करने तो वो टैक्स वगैरह वहाँ पे देते थे। ठीक है, हिमालयन पासेस में पेड टैक्सेस लोकल अथॉरिटी को वो देते थे। ठीक है, कत्यूरी भी एक जहाँ रोल करते थे इनको भी मिलता था, तो इनका ऑर्गेनाइज टैक्सेशन था, रेवेन्यू कलेक्शन का एक मैकेनिज्म था और टेरिटोरियल कंट्रोल था। नाम मैंने आपको बताए थे कि इसको क्या बोलते थे, टेरिटोरियल, जो राज करते थे। पाल, कौन से पाल थे बताइए आप सोच के, घटपाल तो थे पासेस वाले, ठीक है, घटपाल थे ना जो पासेस को कंट्रोल करते थे। ऐसी सिक्योरिटी, मिलिट्री, ये सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप पढ़ोगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ जाएगा। डिप्लोमेटिक और कल्चरल भी इंटरेक्शन था, कोई शैविज्म, टेम्पल आर्किटेक्चर और हिमालयन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन की जो स्प्रेड हुआ वो इन्हीं के टाइम पे हुआ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं पांडुकेश्वर से, बागेश्वर से, बैजनाथ वाले रीजन से। ठीक है, तो अलग अलग हिस्टोरियन के व्यू हैं, मैंने ये आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। बस इसमें एक चीज़ आपको देखनी है, वो है इनके चैलेंजेस क्या थे। ये चैलेंजेस सेम ही है। क्या चैलेंज था, इसको अगर क्रिटिसिज्म आपको करना हो तो, कि इनका फ्यूडल स्ट्रक्चर था, कि लोकल चीफ के पास ऑटोनॉमी थी और एक फ्यूडल सिस्टम इवॉल्व हुआ। सेंट्रलाइजेशन था लेकिन माउंटेन होने की वजह से, पहाड़ होने की वजह से थोड़ा सा वीक था, क्योंकि रिमोट लोकेशन पे लोग रहते थे। ऐसे ही पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन भी था, अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ था, प्लस जो सक्सेसर थे कभी वो स्ट्रॉन्ग आते थे कभी वीक, इस तरीके से। तो आप इससे भी पूरा आंसर बना सकते हो। ये कुछ एविडेंस है,
ठीक है, ये ताम्रपत है पांडुकेश्वर का। ठीक है, इसको देखना, ये कुछ लिखा हुआ है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ठीक है, पढ़ तो हम इसको पाएंगे नहीं, बस देख लो किस तरह से थे। ये सिक्का है कोई, ठीक है, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत है उस पे देखिए ललित सूर्यदेव, पद्मदेव, सु भिक्ष राज देव, सुभिक्ष राजदेव, इन सब के नाम मेंशन है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये जागेश्वर ग्रुप है, ये बैजनाथ है। ठीक है, ये मंदिर समूह बैजनाथ। तो नागर शैली में निर्मित यह प्राचीन मंदिर समूह बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य मंदिर, ठीक है, 17 छोटे छोटे मंदिर लक्ष्मी नारायण, केदारेश्वर, इन सब के हैं। ठीक है, 12वीं शताब्दी, 9वीं से 12वीं शताब्दी के टाइम पे संभवतः लिखा हुआ है कि ये सब बने हुए हैं। ठीक है, ये बागेश्वर का है ताम्रपत, बागेश्वर, ये मंदिर है। ठीक है, ये तो अपना हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आपका ना जो प्रीलिम में पूछा था इस बार, सॉरी मेंस में। कहाँ, ये वाला, इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगा शायद। ये क्वेश्चन था नहीं, इसमें लास्ट में होगा। ये वाला क्वेश्चन था, द कत्यूरी हैड स्टार्टेड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको लिखना जरा, ट्राई करके देखना। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम प्रशासन का शुरू किया था किसने? कत्यूरी ने। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो पहले आपको लिखना है कि हाँ भाई वेल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये 3-4 पॉइंट। फिर आपको क्रिटिसाइज करना है कि नहीं भाई फ्यूडल था, फ्यूडल भी था, इसमें फ्यूडल एलिमेंट थे, जो सेंट्रलाइजेशन था वो वीक था, सक्सेसर की प्रॉब्लम थी, पैरेलल गवर्नमेंट थी। इस तरीके से आप पूरा आंसर बना सकते हो। तो लिख के देखना, कत्यूरी अपना पूरा होता है, इसके बाद चंद और परमार देखेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे हम आएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या ये वीडियो समझ में आई, रिलेट हुआ कुछ? अगर आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपना जो भी कमेंट है आप लिख सकते हैं, और चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।